माथे पर ले गमछा चलते चलते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। गली गली में सन्नाटों की गश्ती है, अभी तो ये मुर्दा लोगों की बस्ती है। जी उठेंगे एक दिन मरते मरते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। क्या मानते हैं, अफसर के जरिए ज्यादा लोगों से जुड़ते या फिर कवि बनकर ज्यादा लोगों से जुड़े हैं? कब पहली बार कब हुआ जब आपने पहली कविता लिखी? अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। मैंने बचपन पर पहली कविता लिखी और अभी भी मैं मंचों पर जाता हूँ तो इसी कविता को पहली कविता के तौर पे सुनाता हूँ। मेरी इस पहले गीत ने ही मेरा कैरियर बनाया। लेखक का काम यही है कि पीछे से धकेले भी और आगे चले भी। जी जी जी। इसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है कलम को। उसका काम है जो लोग अटके हैं उसको धकेलो जी, और जो लोग भटके उसके आगे आगे चलो। तो अटके के लिए भी और भटके के लिए भी, दोनों के लिए कलम चलनी चाहिए। आपको पता चले कि दुनिया में कितने रास्ते हैं जहां दौड़ा जा सकता है। लोग कहते हैं कि एक दिल टूट गया तो मर गया आदमी, इतने बड़े बदन में एक छोटा सा दिल टूटा है, बाकी शरीर सुरक्षित है, उसके लिए जी लो। तो हम ये गमछा इसलिए लगाते हैं कि हम ये आत्मविश्वास अपने आसपास के युवाओं को दे सके कि ये जो तुम्हारा खान पान, तुम्हारा पहनावा जो है, ये दुनिया में लोगों को आकर्षित करता है। इसको लेकर डिमोरलाइज मत हो। ये हमारी पहचान, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। हम पहले जाएंगे तो अपना कार्ड दिखाएंगे। अच्छा, ये बांधते तब है, इसका भी एक है कहानी कि हम बांधते इसको, इसका मतलब है कि मीटर चालू। जैसे टैक्सी में आप चढ़ते हैं तो खट से मीटर चालू हो गया। इस कदर काबिल बनाया जा रहा है, सर के द्वारा रील बनाया जा रहा है। क्या बात। ये स्थिति है। हमने भेजा था कि बन के शेर निकले, कौआ भालू चिल बनाया जा रहा है। ये स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में जाना पहचाना नाम, जिन्हें भारत ही नहीं विश्व में भी सुना जाता है, और आपकी कविताएं जीवंत होती हैं। भविष्य के बारे में, भविष्य की बातें, ये पहला कोई कवि होगा जो दिल में उतर आता है, और यही कारण है कि दिनों दिन लोकप्रिय हो रहे हैं। तो परिचय क्या कराएं, नाम ले सकते हैं नीलोत्पल मृणाल जी। इतना लाइक क्यों करते हैं आपको सारे लोग? ये तो लोग बताएंगे लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप लिखने पढ़ने की दुनिया में रुचि लेकर उसे ही अगर अपना मिशन बनाते हैं और उसमें अगर लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, लोग आपको हिम्मत देते हैं, सुनते हैं, हौसला देते हैं, तो ये मेरे लिए तो इस मायने में बहुत बड़ी बात है कि हमने हिंदी के रास्ते अपने ज़िंदगी का सफ़र चुना है कि कहीं भी पहुंचना हो, लेखन और हिंदी के रास्ते पहुंचना है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये लोगों का विशेष, यूँ कहिए कि विशेष कृपा है लोगों की, सुनने वालों की और पढ़ने वालों की। लेकिन आप तो अफसर बनने गए थे, फिर कवि कैसे बन गए? मैं तो अफसर बनना कुछ खराब काम के लिए हम नहीं गए थे और जो है कि या कवि बन के जो है कि वो बुरा नहीं हुआ। असल में पढ़ने लिखने के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी होनी थी, और जब वहाँ नहीं हुआ, अपने अपने तरीके हैं पढ़ने के, अपने अपने कायदे हैं पढ़ने के, अपना अनुशासन है, कहीं कुछ कमी रही तो प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हो पाया। लेकिन वही अभ्यास और वही रुचि जो है उसने कविता और लेखन उपन्यास की तरफ मोड़ दिया। क्या मानते हैं, अफसर के जरिए ज़्यादा लोगों से जुड़ते या फिर कवि बनकर ज़्यादा लोगों से जुड़े हैं? नहीं, ये तो निश्चित रूप से है कि आप अधिकारी के तौर पे आपके ऊपर कई तरह के बंधन होते हैं, और वो बंधन जरूरी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई मजबूरियों के बंधन है, बल्कि वो आपके प्रशासन की अपनी कुछ नियमावलियाँ होती हैं, प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन एक लेखक के तौर पर आपके लिए फलक थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है कि आप ये नहीं कहते कि मैं इस प्रखंड के लोगों से मुखातिब हूँ या इस ज़िला के लोगों से मिल रहा हूँ या फिर दूसरे ज़िला जाऊँगा। तो आपके पास फलक विस्तृत है, आप दुनिया भर की समस्याओं पर लिख सकते हैं, आप तमाम मुद्दों पर बोल सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जुड़ने का जो मौका है वो
यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे एक अवसर मिला है कि मैं अधिक से अधिक लोगों की बातें लिख पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों के मुद्दे उठा पाऊँ, उन मुद्दों पर खड़ा होकर लड़ पाऊँ। तो निश्चित रूप से ये तो अवसर मिलता ही है लेखक के तौर पे, कवि के तौर पे। तो लेखक और कवि के रूप में आप विख्यात भी हैं, लेकिन ये पहली बार कब हुआ जब आपने पहली कविता लिखी? ऐसा कुछ याद तो नहीं पंकज सर, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बचपन से इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि लोग कहते हैं कि वो पूत के पाँव पालने में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लात मारते हुए आसमान में पहली कविता बचपन में लिखी होगी, या मैं तुतलाते हुए कविता पढ़ता था तो गांव के लोग बोलते होंगे कि एक दिन ये कवि बनेगा, एक दिन कवि बनेगा। ऐसा कुछ नहीं। मैंने बिल्कुल अपने होशो हवास में, जब मैं IAS UPSC की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैंने 14-15 के आसपास या पहली कविता लिखी, और वो गीत लिखा था, और अब कमरे पर अपने दोस्तों के साथ गाता सुना भी सकते हैं सर जरा? मेरा पहला गीत था, वो था अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना। मैंने बचपन पर पहली कविता लिखी, और अभी भी मैं मंचों पर जाता हूँ तो इसी कविता को पहली कविता के तौर पे सुनाता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि पहली रचना का कच्चापन क्या रहा होगा, उसका कसैलापन क्या रहा होगा, रचनाकार धीरे धीरे पकेगा। मुझे नहीं लगता है कि कलम पुरानी होने से कोई रचनाकार पकता है, बल्कि जितना आपके अनुभव का अखाड़ा सघन होता है, जितनी आप दुनियादारी से मुठभेड़ करते हैं, जितना आप भिड़ते हैं, जितना आप दुनिया का हिस्सा बनते हैं, फिर नए नए विषय, नए नए रूपक आपके सामने निकल के आते हैं, और फिर आप रचते हैं। इसलिए कोई भी रचनाकार अपनी जब पहला शब्द भी लिखे तो ये माने कि उसने उतना ही महत्वपूर्ण लिखा है, उतनी शिद्दत के साथ लिखना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। मेरी इस पहले गीत ने ही मेरा कैरियर बनाया और मुझे रास्ता दिया कि मैं कवि के तौर पे कविता पे जाके मंचों पर जाके परफॉर्म करूं, और आज भी मैं इसी गीत से शुरुआत करता हूं। आपके गीतों में भविष्य जो देश का है, उसके लिए भविष्य की बातें होती हैं, पीछे से उठाते हैं और आगे भविष्य दिखाते हैं। लगता है आपको लेखक का काम यही है कि पीछे से धकेले भी और आगे चले भी। जी जी जी। इसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है कलम को। उसका काम है जो लोग अटके हैं उसको धकेलो जी, और जो लोग भटके उसके आगे आगे चलो। तो अटके के लिए भी और भटके के लिए भी, दोनों के लिए कलम चलनी चाहिए। कलम दो धारी तलवार नहीं है, बल्कि वो दो पगडंडियां हैं जिसको साथ साथ चलना है जी। एक अटके हुए लोगों के लिए, दूसरे भटके हुए लोगों के लिए। अच्छा निलोत्पल जी, जब आप दिल्ली तो आप गए ही थे तैयारी करने के लिए, कोटा देखते हैं, खासकर बिहार से बहुत से सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, आप झारखंड से आए, कभी इलाहाबाद हुआ करता था अफसरों के लिए बड़ा मुफीद विश्वविद्यालय। ऐसे में जो घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता नहीं एक बोझ, परिवार का भी दबाव होता है, लोगों का भी दबाव होता है कि उनका बेटा अफसर बने, उसके बाद जो जिस तरीके की घटनाएं हो रहे हैं, इसको लेकर भी आपने प्रकाश डाला कभी? हाँ, देखिए, जब मैं डार्क हॉर्स लिख रहा था तो मुझे एक बड़े विद्वान ने ये कहा था कि आपने अपने उपन्यास में मुखर्जी नगर में कोई आत्महत्या क्यों नहीं दिखाई, मतलब संतरास दिखाइए, तो फिर साहित्य जो है वो बड़ा मुख्य धारा का साहित्य बनेगा, महत्वपूर्ण लगेगा, लोगों को उसमें गंभीर विमर्श नजर आएगा। जब तक कोई मरे उरे नहीं तो क्या विमर्श। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुखर्जी नगर में मैंने छात्रों को मरते देखा ही नहीं, तो मैं कैसे लिख दूँ अपनी कल्पना से। असल में इतना विस्तृत पाठ्यक्रम है, पढ़ाई अब क्यों करते हैं? पढ़ाई का लक्ष्य केवल नौकरी तो नहीं हो सकता है ना। पढ़ते अब इसलिए भी हैं कि जीने की जिज्ञासा भी बढ़े, आपको पता चले कि दुनिया में कितने रास्ते हैं जहां दौड़ा जा सकता है। आपको ये ना कहा दिया जाए कि एक बोझा पीठ पर डाल दिया जाए जिसको हम सपना का बोझा बोलते हैं, और वो सपना भी जो पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, वो आपके घर वालों ने देखा, समाज ने आपको बताया कि ये सपना है, और आपने बोझा डाल लिया और एक रास्ते पर चले। नहीं, यही नहीं है जीवन। ये जो पाठ्यक्रम है जहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कल्चर पढ़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, ये सब आपको इस तौर पे तैयार करता है कि व्यक्ति के तौर पे आप समाधान ढूंढें। जब आप सिस्टम में समाधान ढूंढने वाला व्यक्ति बनने जा रहे हैं, और जीवन की आपकी जटिलता है, अगर उसका आप समाधान नहीं ढूंढेंगे
लोग कहते हैं कि एक दिल टूट गया तो मर गया आदमी, इतने बड़े बदन में एक छोटा सा दिल टूटा है, बाकी शरीर सुरक्षित है, उसके लिए जी लो। बहुत बढ़िया। अब वो दिल जो दिख भी नहीं रहा है, उसके लिए आप ही कदम उठा। हाथ पैर टूटे तो हॉस्पिटल में प्लास्टर उस्टर चढ़े तो लोग कहे कि चाचा आप चलवा कैसे, तार टांग पे चल गई। तो इसलिए इतने बड़े बदन में छोटा मोटा चीज टूट जाए तो यही शिक्षा वो रास्ता देती है कि बेटा अभी पूरा बदन सुरक्षित है, मस्तिष्क सुरक्षित है, संभावनाएं बची हुई हैं, उम्मीदें बची हुई हैं। तो ये पढ़ाई वो जिजीविसा देती है। इसलिए जो है मैं मानता हूं कि मुखर्जी नगर में ऐसे हादसे नहीं होते थे। कोटा वगैरह की स्थिति ऐसी, इंजीनियरिंग की आपको तैयारी करनी है, आपके पास विकल्प कम दिखाई देता है वहाँ, क्योंकि आप अन्य तरह की चीज़ों से बिल्कुल कट जाते हैं। बिल्कुल। कहाँ आप समाजशास्त्र पढ़ेगा कोटा का विद्यार्थी बेचारा, कहाँ वो फिलॉसफी पढ़ेगा कोटा का विद्यार्थी। उसके बाद उसकी उम्र जो होती है वो मैट्रिक करके गया होता है, तो थोड़ा भी दबाव जब होता है तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है। सिविल की तैयारी में ऐसी कोई बात है नहीं। हालांकि अब मुखर्जी नगर और गांधी विहार, नेहरू विहार जैसे जगहों से मैं सुनता हूँ कि आत्महत्या की एक आध घटनाएं हुई हैं कुछ 2-4 साल में, लेकिन वो भी आप देखेंगे कि उस उम्र के बच्चों के साथ हो रहे हैं जो जिनको तुरंत कोचिंग वाले, अभी ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, अभी सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो कोचिंग वाले बुलाने लगते हैं, चलो चलो चरवाहा, चलो हाँकेंगे भेड़ को, बुलाने लगते हैं लोग तुरंत, है ना। तो ये कोचिंग वाले जो अपने विज्ञापन से, अपने प्रचार से जो हाँकने लगे हैं बच्चों को, जो बच्चे अभी परिपक्व हुए नहीं हैं, उनके एज ग्रुप से दुर्घटनाएं निकल के आ रही हैं, जो कि बहुत ही विडंबनापूर्वक है और भविष्य के प्रति हमें सचेत करती है कि हम सपने को आखिरी सपना बता के अपने बच्चों के हाथ में न थमाएं, बल्कि उनको ये कहें कि अपनी मर्जी से सपना देखो और अपनी पढ़ाई के बीच से, अपनी समझ के बीच से उस सपने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। ये बात, क्या बात, देखिए ये सीख है, खुद जीता जागता इसका उदाहरण है। अफसर बनने गए थे, नहीं बन पाए, लेकिन आज एक देश का ऐसा नामचीन कवि बनकर दिखा दिया। आपको सपने अपने आप सजोने हैं, अपने आप रास्ता बनाना है। एक सपना टूटे तो आपका अंत नहीं होना चाहिए। आपका जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि शरीर में इतना छोटा सा दिल है जो दिखता भी नहीं है, और दिल की बात पर या दिल की बात मानकर आप कोई कदम ऐसा उठा लेते हैं। शरीर के लिए जिए ना, और जीता जागता उदाहरण भी हैं। सर, आपकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश, मिट्टी, ये सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, भले ही लोग कहें कि 80% अभी भी लोग गांव में रहते, 80% नहीं रहते, मान लीजिए 70% रहते हैं, लेकिन आपकी कविताएं वहीं को छूती हैं, उसी चीज़ों को। हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ गए, हम आज के युग में चले गए हैं, उसके कितने दुष्परिणाम हैं, और आप अपनी कविताओं के माध्यम से वो यादें ताज़ा कराते हैं। तो ये चीज़ें क्या फिर से लौटेंगी कभी, या लगता है कि उस ढर्रे पे हम लोग आएंगे कभी? दो तरह की बातें हैं। एक तो है कि मेरी रुचि इसलिए है क्योंकि मैं जिस अखाड़े से आता हूँ वहीं की माटी मेरी मुट्ठी में है। मेरा अखाड़ा ही ग्रामीण समाज है। मैं भारत की राजनीति को भी समझना होता है तो गांव के दृष्टिकोण से समझना चाहता हूँ। मुझे अगर भारतीय समाज शास्त्रीय परिवर्तन को देखने होते हैं, सांस्कृतिकरण के स्तर को देखना होता है, उसके लेयर को देखना होता है कि किस तरह से संस्कृतिकरण में भारत बदल रहा है, जिस आधुनिकता की अब बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं गांव का चश्मा लगाता हूँ और वहीं से देखता हूँ। लेकिन दूसरी बात एक और है, जो आप कहें कि क्या उस ओर आएगा, तो हर सभ्यता एक बार फिर रिवर्स गियर लगाती है। आज ऑर्गेनिक के नाम पर शहर में हरा साग और मुरई और जो गाजर बेचा जा रहा है, वो डलिया में जो टमाटर रखा रहता है, बोलता है दुकानदार के देसी के दाम ज़्यादा और ये जो है कि चलाऊ माल के दाम कम। ये द्योतक है कि अंत में आपको लौटना तो होगा उधर ही। हाँ, आपने जो पत्थरों के मकान, जो ईंट के बनाए हैं शहर में, आप इसको बोझा पर माथा पर उठा के तो गाँव नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन जीवन शैली आपको उधर ले जानी होगी। आज मॉल में मिट्टी खिलवाने के लिए बच्चों को एक कोना बनाया गया जहाँ पे मड स्नान किया जा रहा है। लोग स्पा सेंटर में ले जाके माटी घिस रहे हैं, है ना, और जो कि हज़ार रुपए उसका फीस है। तो अब जो आप जाके स्पा सेंटर और जो कि है कि मड बात कर रहे हैं, स्पा सेंटर में माटी से नहा रहे हैं, ये बता रहा है जाना तो आपको वहीं होगा। साबुन शैम्पू कितना दिन लगाइएगा, जाना तो आपको वहीं होगा।
आज कितने गर्व से शहर के लोग बताते हैं कि मैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक खाता हूँ, हालांकि मैं जो दूध मंगाता हूँ तो गाय से बात करवाता है। पहले मुझे दूध दोने वाला फ़ोन पे कहता है मैं ही दे रही हूँ, थोड़ा पैसा लेता है 100 रुपये ज़्यादा, लेकिन गाय से बात करके ओरिजिनल दूध पी रहा हूँ, है ना। सरसों का तेल में जो है कि कोल्हू के बैल से पूछ लेता है कि तू ही निकाले हो सरसों का तेल, तो इसका 300 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। यही बात गांव में लोग लगा रहे हैं, सरसों का तेल लगा ही नहीं रहे, कान में भी डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, है ना। तो आप कह रहे हैं कि उनका कैसे लोग गांव में इतना जी लेते हैं, जी इसलिए लेते हैं जीवन शैली है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी विशेष आशीर्वाद दिए हैं कि आपका जो एज ज़्यादा रहेगा। तो अंत में आपको जाना होगा, हालांकि गांव भी बदल रहे हैं, वहाँ भी जब सुविधाओं के नाम पर मिलावटें आ रही हैं, अब गांव में भी मिलावटें इस तौर पे हैं कि गांव के लोग भी सोच रहे हैं कि मिलावट कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए, थोड़ा नफ़ा कर लें। कहे कि आप 4 लेन जब गांव से गुजारिएगा तो उस 4 लेन से आधुनिकता गुजरेगी, जब आधुनिकता का बस वहाँ से गुजरेगा तो जब टायर फटता है आधुनिकता का तो उसका प्रभाव जो है उस गांव में भी पड़ रहा है। जब वो रोज़ बाजार को अपने सड़क से जाते आते देख रहा है तो सोचता है बाजार पे हम भी चढ़ जाएं। तो धोती पहना हुआ आदमी को मन करता है कि अरे भाई इस बाजार का हिस्सा हम भी हों, तो गाँव भ्रष्ट होगा, वहाँ भी दूध में पानी मिलेगा। देखिए, आईना है और ये आपका भविष्य भी है, जो बता रहे हैं कि जो वर्तमान परिवेश है, जो भविष्य होने वाला है, और जो आप आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपको जाना कहाँ है वापस, वो अभी से आप भविष्य बता रहे हैं। सर मेरा कुछ गुनगुना दीजिए, फिर कुछ सवाल दर्शकों ने आपके लिए छोड़े हुए हैं। माथे पर ले गमछा चलते चलते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते, गली गली में सन्नाटों की गश्ती है, अभी तो ये मुर्दा लोगों की बस्ती है, जी उठेंगे एक दिन मरते मरते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। देखिए, जीत लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते, और गमछा और मुरैठे की बात हो, नीलोत्पल मृणाल जी की बात ना हो। बताइए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे मुरैठा बांधे हुए, जो हमारा किसान बांधता है, जिसे अन्नदाता कहते हैं, और आप मुरैठे को अभी भी अपने सिर पर बांध कर रखते हैं। ये एक मिसाल बन गई, शायद इकलौते कवि आप होंगे, और ये आपकी पहचान भी बन गई। हाँ, अच्छा लगता है। असल में क्या है कि हम, वही मैं कह रहा था कि जो गांव देहात के लोग हैं वो इसलिए थोड़े संस्कृतिकरण की दौड़ में, शहर उसको बताता है, सभ्यता का जो शहरी अर्बन सभ्यता है वो बताती है कि आप पिछड़े हैं। तो कई बार होता क्या है कि हम जब उपलब्धि हासिल कर लेते हैं कुछ भी छोटी मोटी, तो हम अपने पिछले से पिंड छुड़ाना चाहते हैं कि अब ऐसा न लोग समझें कि अब भी हम गंवाई हैं, अब भी हम गंवार हैं। जबकि इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ गंवार के मतलब जो गांव जवार से आने वाला व्यक्ति। लेकिन हमारे 30, 40, 50 साल के सभ्यताओं ने क्या बना दिया, गंवार को मूर्खता का द्योतक बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम ये गमछा इसलिए लगाते हैं कि हम ये आत्मविश्वास अपने आसपास के युवाओं को दे सके कि ये जो तुम्हारा खान पान, तुम्हारा पहनावा जो है, ये दुनिया में लोगों को आकर्षित करता है, इसको लेकर डिमोरलाइज मत हो। और हमको अगर छोड़ दो, तुम देखो दक्षिण भारत के लोगों को कि वो लुंगी पहन के लोग सभा में जा रहे हैं, तुम देखो बंगाल के लोगों को कि वो किस तरह से कढ़ाई किया हुआ कुर्ता पहन के लोग सभा में बोल रहे हैं। और हमको पूर्वांचल के लोगों को लगता है कि जितना धोती पीछे टंगनी पर छूट जाए, गमछी छूट जाए, तो लोग समझेंगे हाँ पढ़ लिख के ही निकल आए हैं वहां से। मतलब हमारा वहां से निकल आना ही उपलब्धि है। पढ़ने का लक्ष्य क्या है, वहां से निकल आए। पैसा कमाने का मतलब क्या है, अब गांव कम से कम छोड़ाए। तो हम नहीं छोड़ाएंगे, हम उसी गांव की माटी को अबीर बना के दुनिया में उड़ाएंगे। इसीलिए गमछा बांध के चलते हैं। ये पहचान है हमारी, ये हमारी पहचान है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। हम पहले जाएंगे तो अपना कार्ड दिखाएंगे। अब आपको विजिटिंग कार्ड में जब लिखा हुआ कुछ आपको पसंद आए तो हमको कुर्सी दीजिए बैठने के लिए, नहीं तो कह दीजिए कि दूसरा जगह देखिए। हम पहले आपको विजिटिंग कार्ड दिखा दिए। बिल्कुल, तो यही बात है, ये पहचान है। देखिए, ये कहते हैं ना, आप जिस माटी के हैं उस माटी से जुड़ाव आपका कितना है, उसको अगर आप छोड़ते जाते हैं तो आपकी पहचान मिटती जाती है। और ये पहचान आज
आपकी कायम है। और बहुत सारे मंच पर कविगण मौजूद होते हैं, लेकिन एक चेहरा आकर्षण का बनता है। वो आकर्षण का चेहरा यही होता है। बाड़ी तो बाद में आती है, सुनते आपको बाद में है, लेकिन गमछा बांध कर जब पहुंचते हैं तो पीछे से यही कहते हैं, देखिए वो गमछा बांधने वाले नीलोत्पल मृणाल जी हैं। आप तक आवाज पहुंचती नहीं, पता नहीं, लेकिन नहीं पहुंचती। कई बार लोग बाहर मिलते हैं तो बाद में पहचानते हैं, अच्छा अच्छा नीलोत्पल हो, चूंकि आप बांधे नहीं थे गमछा। अच्छा, ये बांधते तब है, इसका भी एक है कहानी की हम बांधते इसको, इसका मतलब है कि मीटर चालू। जैसे टैक्सी में आप चढ़ते हैं तो खट से मीटर चालू हो गया। ये क्यों हम करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि देखो ये बहुत कीमती चीज है, इसका हम दाम लेते हैं। अच्छा, तो अगर आप गांव का ऑर्गेनिक चीज दीजिएगा तो इसका दाम ज्यादा होता है ना। गांव का करेली अगर मिल जाए, गांव का झिंगली मिल जाए, गांव का मुरई मिल जाए, गांव का गाजर बढ़िया मिल जाए, टमाटर देसी, तो उसका कीमत ज्यादा है ना। तो ये ऑर्गेनिक आइटम है। तो ये जब हम बांध लिए, समझिए कि मीटर मेरा चालू है। जैसे अभी हम आए हैं जिस शहर में, यहाँ मीटर चालू है मेरा, इसलिए हम आए हुए हैं। जब ये खुला हुआ है तो समझिए कि अभी इंजन ठंडा है, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही बांधे गांव चालू, गांव का मीटर चालू, अब शहर से वसूली होगा। देखिए ऑर्गेनिक चीज कितनी महंगी होती है, और उसको आपसे सीखे कोई। ये ना मानिए कि गांव से आप आए हैं। हाँ। गांव से आए हैं तो आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और जो है मीटर चालू नहीं है, मीटर चालू है। और मीटर चालू का मतलब मंच पर गए, मुरेठा बांधे, कविता शुरू, कविता शुरू और मुरेठा आपका मीटर शुरू। तो ये बहुत, देखिए ये कहते हैं ना, जो यहाँ पे है कोई चीज़ बनावटी नहीं, आपको बातचीत में कोई चीज़ बनावटी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि नेचुरल मिट्टी से लगा हुआ है ना। वो सारी बातें मंच पर साझा कर रहे हैं, इसीलिए हम आगे आपसे कुछ और जानकारियाँ करेंगे और प्रेम कहानी को लेकर भी जानेंगे। कुछ सवाल थे दर्शकों के, वो आपसे पूछ लेते हैं। पहला सवाल ये था कि आपका जो वाचिक परंपरा के आप तो बड़े कवि हैं, वर्तमान में काव्य मंचों पर बढ़ती चुटकुलेबाजी पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, उनका अपना जगह है। चूंकि आप वो भी सुनना चाहते हैं आयोजक, इसलिए वो उनको बहुत वजनदारी के साथ जगह देते हैं। कई वर्षों के पहले वाचिक परंपरा में भी गीत के लिए स्थान कम था, लोग गीतकारों को कविता से कम आंकते थे। आज के दिन में गीतकारों ने अपनी जगह बनाई, और एक बड़ा वर्ग है जो गीत सुनना चाहता है, कविता सुनना चाहता है। तो चुटकुलेबाजी जो है ये गड़बड़ है। मुझे लगता है कि आप व्यंग कर रहे हैं मंच पर तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है कि नयापन लाना होगा। चुटकुलों के साथ समस्या ये है कि हमारे मंचों पर ऐसा होता है कि कोई कवि बीच कार्यक्रम में बेचारा बाथरूम नहीं जाता है, ये सोच के नहीं जाता कि हम अगर बाथरूम गए तो क्या पता वही वाला चुटकुला कोई दूसरा बोल दे, फिर हम उधर से आए तो हम भी वही बोल दें। सुनना पड़ता है कि अच्छा इस 10 में से 8 ये बोल चुका, 2 बचा, अब हम बोलेंगे। यानी कि 20-25 ऐसे चुटकुले हैं जो सब बोल रहे हैं, उसी में चल रहा है ये। तो आपके मुताबिक नया लाना, तो बस उनसे बस यही निवेदन है कि आप करें, चूंकि आपकी विधा है तो आप इसमें और अच्छा करें, उसका भी मंच पे जरूरत है तो आप करें, लेकिन नया लाना होगा, जिससे आप आराम से बाथरूम जा सके। कम से कम इसके लिए नस उस फटे नहीं, किडनी पर जोर न पड़े, है ना, दावे रहने से जोर पड़ता है ना, तो किडनी पर जोर ना पड़े खुद कवि लोगों के, इसके लिए आपको नया लाना होगा। काफी मंच पर जब आप चाहें चुटकुले करें लेकिन नए के साथ, ताकि आपको लगे, लोगों को भी लगे, दर्शकों को भी लगे वो नया है, आपको सुने और बाथरूम लगे तो जा सके। इस बिना डर भय के कि अच्छा हम चले भी गए तो मेरा वाला तो मेरे पास ही है ना, ये तो कवियों के लिए हम आके सुनाएंगे। तो ये है, तो नया जरूरी है। बिल्कुल नया जरूरी है। सब लोग जानना चाह रहे हैं, आपके तो करोड़ों फैंस हैं, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका आइडियल कौन है, आप किसे पसंद करते हैं? नहीं, हम तो लेखन में वो अक्सर मैं बोलता हूँ कि भाई हम लोग प्रेमचंद की ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं। आज भी मैं जब लिखने में फंस जाता हूँ कहीं, जब लगता है कि अब क्या करूँ, आगे क्या करूँ, तो मैं गोदान गवन जैसी किताबें ही उठा के पढ़ता हूँ। दूसरा है कि अगर देखने वाले एक बात जाने विद्यार्थी हैं कि वो गद्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को आधी दुनिया उनकी कविताओं के लिए जानती है, लेकिन उनका गद्य ऐसा है कि उसको पढ़ना चाहिए आपको। और एक मैं किताब कोट कर रहा हूँ, संस्कृति के 4 अध्याय एक किताब है रामधारी सिंह दिनकर की। व्हाट्सएप के इस समय में
ये किताब हर विद्यार्थी के, हर युवा के हाथ में होनी चाहिए। आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आप एक मोटी नागरिक हो जाइएगा, जिसके पास एक सामान्य समझ हो जाएगी इस देश के कल्चर के बारे में, थोड़ी दुनियादारी के बारे में, इतिहास के बारे में, है ना, संस्कृति के बारे में। तो ये बात है कि मैं दिनकर जी को कविताओं के लिए भी और उनके गद्य के लिए, उनके निबंध के लिए, और प्रेमचंद जो है हमारे आदर्श हैं, रेणु हमारे आदर्श हैं। हम जब भी भटकते हैं उसी पाठशाला की ओर जाते हैं, वहीं से कुछ फिर लेके आते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। बिल्कुल। सीसेट आंदोलन पर लोग जानना चाह रहे हैं आपके अपने विचार क्या हैं। यह सिर्फ परीक्षा सुधार को लेकर था या कोई बड़ी लड़ाई थी? नहीं, लड़ाई परीक्षा सुधार को लेकर जो लड़ाई थी वही बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस आंदोलन ने पहली बार ये बताया कि हम जिसको एब्सोल्यूट संस्था बोलते हैं यूपीएससी को, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि भाई चांद में दाग है लेकिन यूपीएससी में नहीं है, हमने बताया कि यूपीएससी का कितना बड़ा जो हिस्सा है वो काला है। ये बात हुई, और यूपीएससी में भी छिद्र है और उससे भी पानी रिश्ता है, ये बताया पहली बार इस आंदोलन ने इस देश को। इस तौर पे बहुत बड़ा आंदोलन था। दूसरा, ये आंदोलन चूंकि सफल रहा, इस तौर पे ये भारत का सबसे सफल छात्र आंदोलन है, जिसने एक लक्ष्य लिया और एक समय में, एक नियत समय में उसको पूरा किया। आप यूपीएससी जैसी संस्था को छात्र के बीच से निकले हुए मुद्दे पर कन्विंस करना या झुकाना और सरकार का सहयोग लेना और उसके लिए तैयार करना, ये पहली बार इतिहास में हुआ। 2 बार लगातार हुआ। 2013 में हम लोगों ने अटेम्प्ट बढ़वाया, जो जनरल के लिए 2 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 2 अटेम्प्ट और भी अन्य वर्गों के लिए 2 अटेम्प्ट, सबके लिए परमानेंट बढ़ गया। और 2 साल उम्र सीमा में भी वृद्धि हुई। 13 में हम लोगों ने ये किया, 14 में सीसेट क्वालिफाइंग किया। लगातार 2 साल के भीतर 2 इतने बड़े परिवर्तन यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं हुए। एक कांग्रेस की सरकार ने माना, दूसरा बीजेपी की सरकार ने माना। तो इस तौर पर छात्र आंदोलनों के लिहाज से जब भी छात्र आंदोलनों का इतिहास लिखा जाएगा, इस आंदोलन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। चूंकि ये आंदोलन सिविल सर्विसेज के लड़कों लड़कियों के बीच से है, इसलिए मीडिया शायद इस पर उतना फोकस ना कर पाई। आज के दौर में आंदोलन होता तो ये भारत के सबसे चर्चित आंदोलन में होता। जब आप यूपीएससी पर फिल्में देख रहे हैं, जब आप यूपीएससी के तैयारी वाले लोगों के जीवन पर सैकड़ों किताबें देख रहे हैं, तब जाके आंदोलन वहाँ 14 में खड़ा हुआ था। जब मैं अनशन पे बैठा था मुखर्जी नगर में, हम लोग के मंच पे 150 से अधिक सांसद आए थे बोलने, 7 दिनों के अंदर, 9 दिनों के अंदर। तो एक देशव्यापी आंदोलन था, बिना किसी संगठन के, बिना किसी जातीय संरचना के, बिना किसी पॉलिटिकल आधार के, स्वतंत्र आंदोलन, जहां हजारों हजार लाखों लड़के भाग ले रहे थे, जहां छात्र। और दूसरी बात ये क्यों ले रहे थे, क्योंकि मानविकी के छात्र, ग्रामीण जीवन पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र, जिन्होंने इतिहास पढ़ा, जिन्होंने भूगोल पढ़ा, वो आईएएस कैसे होते अगर सीसेट रहता तो ये इस तौर पे भारत के सामाजिक स्थिति को बदलने वाला जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है यूपीएससी है। एक गरीब का बच्चा 15 एनसीईआरटी की किताब का पिरामिड बनाएगा तो बुर्ज खलीफा अपनी तकदीर का खड़ा कर सकता है। उस परीक्षा के प्रणाली में अगर सुधार का कोई आंदोलन होगा तो वो भारत पर कितना बड़ा प्रभाव डालता है। नहीं तो गांव जवार का बच्चा जो पगडंडी से होके वो मसूरी के एकेडमी के मलमल के कालीन तक कैसे पहुंचेगा, इसी जैसे आंदोलन से पहुंचेगा। आज जब सीसेट क्वालिफाइंग हुआ है, आज आप देखिए कि फिर से गांव का बच्चा पीटी करने लगा। बिल्कुल। अभी तो कोचिंग वाला ही इतना बड़ा, हम तो कहते हैं कि ठगी के धंधा में ठगी अभी 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे कोचिंग है। भारत में हिंदी मीडियम में कोचिंग अगर अपने आप में सुधार नहीं करेगा तो वही बैरियर लगा देता है कि आपका सिलेक्शन यहीं से नहीं होगा, अब हम आ गए आपके साथ। खामियां क्या हैं? खामियां ये हैं कि उन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया अच्छा सिलेबस के अनुसार, पहली बात। दूसरी बात है कि शिक्षक को भी पढ़ना होगा क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है। तो शिक्षक अपने पुरातन पद्धति और पुरातन जानकारी के आधार पर अद्यतन पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? अपडेट होना है, अपडेट होना होगा, वो नहीं हो रहा है। दूसरा है कि कॉर्पोरेट जब से आ गया, 2000 लोग पढ़ रहे हैं एक कक्षा में, खंभा में नरसिंह अवतार की तरह स्क्रीन पर टीचर प्रकट हो रहा है। इधर टीचर है, इधर टीचर, इधर 17 को टीचर एक ही कक्षा में है, क्या कि हर जगह पिलर पे, खंभा पे टीचर प्रकट हो रहा है। ये कोचिंग नहीं है। कोचिंग का अर्थ होता है कि हर टीचर अपनी आंख से विद्यार्थियों के आंख में देख सके, वो प्रशिक्षण दे रहा है और उसकी कमजोरियां जान सके, उसकी मजबूती जान सके, तब उस पर काम करेगा तो रिजल्ट निकालेगा। 2000 सिनेमा हॉल में कौन किसको जान रहा है? तो सिनेमा हॉल की पद्धति से पढ़ाई पढ़ाने लगे कोचिंग के लोग, ये नहीं हो सकता। ऑनलाइन कक्षाओं में ये हुआ कि हम अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा में नीचे ये चल रहा है, लगता है मैडम आज शैम्पू से नहाई है। तो मैडम बाल झटक के बोलती है, गलत मत बोला करो, चलो शैम्पू का जो ब्रांड बता देगा उसको मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, ये ऑनलाइन पढ़ाई का नतीजा निकल आया।
क्यों निकल आया? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में सब्सक्राइबर पढ़ रहा था, विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा था। क्या बात है। और पढ़ाने वाला यूट्यूबर था, वो टीचर नहीं था। तो करे क्या? कब कैसे चरित्र बदल गया पता ही नहीं चला। करना ये होगा कि कक्षाएं छोटी कीजिए। अगर आप बड़े कोचिंग के लोग हैं तो इतनी ज्यादा कक्षाएं बनाइए और उसको बांटिए। 100-200 विद्यार्थियों को पढ़ाइएगा तो सबका कमजोरी और मजबूती जान पाइएगा। बहुत सही। दूसरा है टीचर बाउंसर लेके चलता है। आप तो टीचर से मिलना अमिताभ बच्चन से मिलने जितना है। तो जब हम गुरु से ही नहीं मिल पाएंगे, उसी से सहज वार्ता नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी सवाल कहां से पूछ पाएंगे? क्या बात है। एक नियत समय में कि आपको आज सर ने मौका दिया है खुद से मिलने का, आज आप सेल्फी ले सकते हैं, आप एक सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से जो है कि बोनस, दिवाली बोनस के आधार पर अगर हमको शिक्षक से मिलने का मौका लगेगा तो कौन विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? जिज्ञासाएं रहती हैं, रहती है, कक्षा के तुरंत बाद रहती हैं। तो आप टीचर से बाउंसर लेके टीचर काहे चलता है? वो गांजा बेचता है क्या? वो नेपाल तस्करी करने जा रहा है, लोग चाकू मार देंगे उसको। बाउंसर की क्या जरूरत है शिक्षक को? लेकिन शिक्षक बाउंसर लेके आ रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है। विद्यार्थी और टीचर के बीच में जो पिता पुत्र और गुरु शिष्य का जो जुड़ाव था वो है ही नहीं, तो सवाल कहां से पूछेगा? और शिक्षक उतनी जिज्ञासा, उतनी शिद्दत के साथ जवाब क्यों देगा? तो कोचिंग सेंटर यानी कोचिंग सेंटर कंपनी से ज्यादा ठगी कर रहे हैं। ये सब अगर वो नहीं करेंगे तो ठगी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये सामूहिक नरसंहार है प्रतिभा का, ये नरसंहार है प्रतिभा का। तो अभिभावकों पर बोझ भी पड़ रहा और भविष्य भी नहीं बन रहा। अभिभावक पर बोझ पड़ रहा है। अभिभावक को एडमिशन दिलाना है रील देख के बेचारों को। उनको लगता है मिलियन व्यू है, बच्चा को नहीं भेज देते हैं। बच्चा ही बोलता है पापा आप उसका व्यू देखें, उनका व्यू देखें। अरे व्यू नहीं, दृष्टिकोण देखो पढ़ाने का। वाह, वो कक्षा में मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपने जो आईना दिखा रहे हैं आप, वो सच है, वो कक्षा में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और लोग कहेंगे कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई, और अरे भैया सब ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम शिक्षक से मेरा कोई संवाद नहीं, शिक्षक के साथ फोटो खिंचाना हमारी एक गोल्डन मोमेंट है, हमारे जीवन की उपलब्धि है। तो बताइए, हम कोचिंग लेने गए हैं ना, हमारा बल्ला पकड़ना होगा, स्टांस बताना होगा आपको कोचिंग देने वाले को, तब जाकर बैट मेरा सीधा चलेगा, नहीं तो क्रॉस चलेगा। तो ऐसी स्थितियों में तो बड़ा देश का भविष्य, यही मैं कह रहा हूँ। कैसे कैसे आप कराएंगे हिंदी मीडियम को? आइए, अच्छा आप बताइए, 1000 अगर सीट होता है सर, तो उसमें से 950 हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम के सेलेक्ट। आपने 950 इंग्लिश मीडियम के लोगों को IAS बनाने वाले टीचर का रील देखा है क्या? जरा दिखाइए तो। बिल्कुल, कौन लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं? उनका रील तो नहीं वायरल है। आई जो 50 सिलेक्शन हो रहा है, जिसमें 20 घर में बैठ के हुआ है और 10 रिपीट दोबारा हुआ है, तो 10 सिलेक्शन कराने वाला हिंदी पट्टी के टीचर का रील चल रहा है द्रोणाचार्य का, और नीचे नीचे द्रोणाचार्य और ऊपर से द्रोणाचार्य जिनका कैमरा लेके घूम रहा है। हाँ भाहुआ बनाए हुए, माहौल बनाए हुए, देखिए आ गए सर। नीचे नीचे द्रोणाचार्य, ऊपर ऊपर द्रोणाचार्य, इस दोनों के बीच में अर्जुन कहाँ है पता नहीं चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आईना दिखा दिया। सच में उन अभिभावकों को भी आपकी बातों को सोचना होगा, उन बच्चों को भी सोचना होगा जो अभी अपना भविष्य बनाने के लिए देखा दूनी कर रहे हैं। इसको सीधे शब्द में कहते हैं, यही है ना, कि हम नकल कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं। यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो उसकी क्या विसंगतियां हैं वो बता रहे हैं, और क्या कोचिंग सेंटर के हालात हैं। जब आप बड़ी कक्षा में अनगिनत बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे उनसे दिल से जुड़ पाएंगे? दिल से, और उनके आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इनका कमजोरी क्या है, इसका ताकत क्या है, किस पे काम करेंगे। कोचिंग हम क्यों करने आए सर? ये भी बात बताता है कि भारत में शिक्षा की अवस्था क्या है। वाह, जितना जिस देश में कोचिंग वृद्धि हो रहा है, ये बता रहा है कि स्कूल कितना पीछे जा रहा है। ओहो, क्या बात है। ये भी तो है ना, पढ़ाने का दायित्व किसका था? सरकार का था, स्कूल का था। वो फेल हो गई, तो फेल हो गई तो बैठ के अब तो माथा पटकेंगे नहीं, हम तो बच्चे को पढ़ाएंगे ना। तो कोचिंग आया, अब कोचिंग भी कॉर्पोरेट में बदल गया। अब जाए कहाँ? हम बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, बड़े विज्ञापनों में पड़ गया, बड़े हॉल में पड़ गया, लाइट बॉय, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के एडमिशन ले रहे हैं। हम लोग टीचर देख के एडमिशन लेते थे, पहले यही होता था। हमारे टीचर आज भी इस देश के जो कुछ मशहूर टीचर हैं, मैंने उनसे पढ़ाई पढ़ी है, तो कक्षा के बाद वहीं बेंच पर बैठ जाते थे और 50 लोगों का क्वेश्चन वहीं सॉल्व करते थे, तब जाके दिया है सफल लोगों को। हमारे एक शिक्षक थे इतिहास के, सिगरेट पीते हुए सड़क पे चलते थे और इंटरव्यू वालों का सुनते थे, मॉक लेते थे, बैठ सड़क पे मॉक लेते थे चलते चलते, और मेंस के क्वेश्चन को डील करके देते थे। अब जो है डमी इंटरव्यू के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उसमें जो इंटरव्यू ले रहा है डमी इंटरव्यूअर, वो भी सोचता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जो रील कटने में सुविधा हो जाए तो कुछ व्यू बढ़े। उसके इतने उटपटांग और मनोरंजक सवाल होते हैं जिनका यूपीएससी की तैयारी से कुछ लेना देना नहीं है।
जैसे वो पूछ देगा कि छौंकना, बघारना और तड़का लगाने में क्या अंतर है। अब विद्यार्थी सोच रहा है इसका कलेक्ट्री में क्या योगदान होता है। हमको समाज को तड़का लगा, मंत्री जी को तड़का लगाना अच्छा इसके लिए, फिर जो कुछ बाहुबली होगा उसको छौंका देना होगा कुछ अच्छा इसके लिए, क्या है मतलब। चूंकि इंटरव्यू लेने वाला को पता है इस कैमरा से रील कटना है, हमको रील के लिए कंटेंट देना है और उन बच्चों को हतोत्साहित करना है। वो बच्चा जितना हतोत्साहित होता है, नीचे कमेंट आता है, हो गया बेटा कलेक्टर, सर ने तुम्हें ठंडा कर दिया, सर से सवाल मतलब जिंदगी खत्म। यही सब चलता है और खुश हैं सब, खुश है। ये सब चल रहा है। क्या बोलेंगे, ये सब बोलते रहेंगे, दिन भर बोला जाएगा। रुलाई आने लगता है जो आज हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद मैं यही बात कहूँगा, विद्यार्थी बनके शिक्षक से पढ़िए, यूट्यूबर से सब्सक्राइबर बनके मत पढ़िए, बाकी आप जो करिए। देखिए ये सीख है और इस सीख को अगर आप कहीं न कहीं आत्मसात करते हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, कविताएं और आपकी जो भी बाणी है वो तो आप सुनते ही हैं। हमारा कहने का मतलब है ये आपके भविष्य की बात है और भविष्य की बातों में अगर आप इस पर अमल करते हैं तो सोचिए आप कहाँ जाएंगे, और नहीं अमल कर रहे हैं तो आज देख ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं। और उस भटकाव को आपने इस पर कोई कविता नहीं तैयार की? नहीं, इसमें कविता क्या तैयार करना था। इसमें जो जितनी भी कविताएं हैं, अब जब हम कह रहे हैं कि जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते, जी जी जी, तो वही था। अब जो है कि फिर भी एक रचना जो आपकी सबसे प्रिय नहीं नहीं, ऐसे हम जो अब इन बच्चों पर हम कई बार मंच पर जाते हैं, विद्यार्थी लोग मिलता है तो वो सुनाते हैं जी। इस कदर काबिल बनाया जा रहा है, इस कदर काबिल बनाया जा रहा है, सर के द्वारा रील बनाया जा रहा है। क्या बात, ये स्थिति है। हमने भेजा था कि बन के शेर निकले, कौआ भालू चिल बनाया जा रहा है। ये स्थिति है, ये स्थिति है कोचिंग के अंदर। मतलब मैं दुनिया किसी मंच पे रहूं, मैंने देखा है, मैंने खुद कोचिंग किया है। हमारे समय के शिक्षक किस तरह से अपनी जान लगा देते थे पढ़ाने में। अब हम लोग नहीं, हम IAS बने, लेकिन हम इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ाया तो गया है। बिल्कुल, कम से कम पढ़ाया गया उसको। आप प्रतियोगिता परीक्षा हो सकता है आप में अनुशासन नहीं हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की, आपने पाठ्यक्रम को उस तरह से नहीं कवर किया, आपने वक्त नहीं दिया। अब हमको गांधी जी पर जब क्वेश्चन तैयार करना होता था तो हमको मन करता था कि हिंद स्वराज पढ़ लें। तो आप विद्यार्थी जीवन में गांधी जी पर जो 5 प्रश्न बताएं उतना तैयार कीजिए। हिंद स्वराज पढ़िएगा तो IAS नहीं होइएगा, फिर लेखक हो जाइएगा। सही। तो जिन्होंने मेरे समय के मेरे मित्रों ने जिन्होंने प्रश्न पर फोकस किया, शिक्षक के दिए गए पाठ्यक्रम पर फोकस किया, वो IAS हुए। हमने हिंद स्वराज पर फोकस किया, हमको लगा कि मार्क्सवाद पढ़ने के पहले दास कैपिटल पढ़ना है तो हम लेखक हो गए। बात इतना है, लेकिन जरूरी ये है कि बिना पढ़ाई कोई उपाय नहीं है। एक संदर्भ से जुड़ा हुआ बात, नेहरू विहार में एक शनि मंदिर है, बिल्कुल दिल्ली में से। जी जी। आज से 10 साल पहले वहाँ पर शिक्षकों की भीड़ और विद्यार्थियों की भीड़ रहती थी। सरसों तेल चढ़ाते थे, चना चढ़ाते थे और सिलेक्शन होता था। आज के दिन में नेहरू विहार शनि मंदिर में भीड़ खत्म हो गया है, क्योंकि शनि देवता ने भी कह दिया है कि बाबू विधायकी टिकट मांग लो, सांसदिक टिकट मांग लो, ठेकेदारी मांग लो, फिल्म में काम दिलवा देते हैं, वो ड्रीम 11 में लॉटरी लगवा देते हैं। UPSC अपने से पढ़ के करना होगा, हम नहीं। वो वाला काउंटर ही हम बंद कर दिए हैं। शनि देव से पूछे काहे वो वाला काउंटर बंद कर दिया, कहा कि अब अकेले हमसे नहीं होगा, कोचिंग कुछ कर नहीं रहा है। कोचिंग कुछ करने, तभी तुम लोग के शिक्षक भी आते थे मंदिर, उनका भी सहयोग रहता था, तो हम लोग दोनों मिलकर तुमको IAS बनाते थे बाबू। अकेले हमसे नहीं होगा, बोलो ड्रीम 11 में लगा दे 14 करोड़ लॉटरी, तो वही लगा देते हैं शनिदेव, उसी से कल्याण हो रहा है, चल रहा है। UPSC के लिए पढ़ना होगा, UPSC के लिए पढ़ना होगा, के लिए पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा। और मेरा सवाल ये है कि सर एक सवाल और बनता है आपसे कि जैसा कि आप साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, आपकी पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय हो रही, तो अभी तक जो पुस्तकें आई, भविष्य में क्या कुछ? बस 1 से 1.5 महीने के अंदर एक नई किताब आनी है जो इस देश के उन युवाओं की ज़िंदगी पर है जो पढ़ाई पढ़ चुके हैं और अपने अपने जीवन में चौराहे पर खड़े होकर देख रहे हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ऐसे युवाओं को लेके, ऐसी लड़कियों को लेके एक किताब मैं लिख रहा हूँ और 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरी कोशिश है कि वो किताब पाठकों के हाथ में हो। तो वही है कि
आज के दिन में मुख्य धारा में लिखने का मतलब है कि आप इस देश की युवाओं के लिए लिख रहे हैं। अगर आप इस देश की युवाओं की समस्या को किनारे कर रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि अपने समय से नजर चुरा रहे हैं, क्योंकि जिस पर आपने ये दायित्व डाल दिया कि तुम ही विश्वगुरु बनाओगे, तुम ही भारत निर्माण करोगे, और उसकी समस्या पर ही अगर हम नजर चुराएंगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए उनके जीवन की उलझनों और जटिलता पर लिखना उपन्यास लेके आ रहा हूँ, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, उन युवाओं के अभिभावकों के लिए। देखते हैं। अच्छा, कितना आप संतुष्ट हैं पूर्व की पुस्तकों को लेकर? बहुत मैंने मतलब हिंदी के किताबों ने मुझे जीवन का भी आधार दिया और जीविका का भी आधार दिया। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। आज के दिन में हिंदी किताब का लेखक अगर आपके सामने अपना पराठा दोपहर का खा के अगर आपसे बात कर रहा है तो ये इसका मतलब है कि बहुत आशान्वित हूँ कि हिंदी में लिखना आज के दिन में जीवन तो है ही, जीविका भी है। बिल्कुल, जीविका भी है। देखिए, हिंदी की बात आती है, हिंदी को बढ़ावा देने की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देने वाले कभी आपके साथ मौजूद हैं। एक और आप मंच से प्रेम कहानी की बात करते हैं, आपकी भी प्रेम कहानी है सर, और वो भी एक पुलिस के अफसर की प्रेम कहानी, उसको आपने साकार किया है। जब एक लड़का असफल हो, अफसर मतलब असफल उस क्षेत्र में हो जब आप अफसर नहीं बन पाए, और फिर भी प्रेम बरकरार रहे, और वो भी अफसर आपसे शादी कर ले, ये भी उनसे कभी मौका लगे तो पूछिएगा, हम क्या ही बताएंगे वो कहाँ से गड़बड़ क्या हुआ, जो भी हुआ, जो अच्छा हुआ है ना। लेकिन ये जरूर है कि भाई इस बात पर बिल्कुल मत रहिएगा कि दो लोग हैं तो कोई एक नौकरी में एक नहीं है। दोनों को भी अपनी भूमिका है। आपके पति नौकरी में नहीं है, आपकी पत्नी नौकरी में नहीं है, तो उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। एक घर जो है कई पिलर पे खड़ा होता है ना, कई नींव में कई तरह के, कई पत्थर, कई बीम बांधा होता है, तब जाके मकान खड़ा होता है। तो जीवन एक हाथ से चल नहीं सकता, दोनों हाथ में पतवार लेके तब खेपना पड़ता है जीवन की नाव को। तो ये सोच के ही आप कोई भी धारणा बनाइएगा तो बस। लेकिन दिक्कत ये है कि उनका भी काम क्षेत्र भ्रमण का है रात्र में, आपका भी काम है रात में कविता पाठ का, तो मिलान बिंदु कैसे होता है आपस में? हम लोग जो है कि पुलिस है, पुलिस को जब बुलाइए 100 पर डायल कीजिए तो आ जाए। बहुत बड़ी बात कह दी कि पुलिस है, जब डायल करिए तब आ जाती है। ये देखिए, ये पत्नी के प्रति प्रेम भी है और पत्नी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास भी है। आखिरी सर चलते चलते कुछ और दर्शकों को सुना दीजिए, खत्म करते हैं। मेरे क्या सुना रहे हैं एक जी, क्या सुनाए? है उदास मौसम, उदास नहीं होना, हर सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। है उदास मौसम, उदास नहीं होना। तो उदास नहीं होइएगा। रील वाला मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि इतने जगह इतने प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन सर सुनेंगे तो है एक दो लाइनें कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अब तो रील बनाने में लोग जिंदगी गाँव को मार। बस पहले देश वीरांगना पैदा कर रहा था, अब रीलांगना पैदा कर रहा है। ये कट सकते हैं जो है कि लेकिन इसी बीच से भी आपको अपने जीवन के सूत्र ढूंढने होंगे, यही से रास्ता निकलता है। रील बनाइए, ये जो कहा है इसका भी रील बनाइए, लेकिन रियल जो जीवन की जमीन है बस उसको छोड़ना नहीं है, बाकी रील का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, नीलोत्पल सर, आपके आज के इंटरव्यू में बहुत बड़े संदेश गए हैं लोगों के लिए, खासकर भारत देश में जहां लोग भविष्य बनाने जाते हैं, उन भविष्य बनाने वालों के लिए बड़ा संदेश है। कहीं ना कहीं चोट भी है, सरकारों को भी आईना दिखाया गया है और अभिभावकों को भी एक सलाह दी गई है। ये इंटरव्यू बहुत खास कहा जा सकता है, चूंकि हम कविताएं सुनकर के कुछ देर के लिए गुदगुदा भी लेते हैं और मनन भी करते हैं, लेकिन ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ इंटरव्यू है। इसको जरूर देखिएगा और आप अपनी इस पर राय भी रख सकते हैं सर, ताकि आप जवाब दें। कभी जवाब क्या देंगे? बाप रे, नीचे जो चलता है ना
नीचे जो चलता है उसका कोई जवाब नहीं है, वो सब लाजवाब होते हैं भाई जो है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, विद्यार्थियों पर जो मैंने कहा मैंने वो रास्ता देखा है, वो अंधेरा भी देखा है, उजाला भी देखा है, अपने मित्रों को सफलता भी अपने मित्रों की देखी है, अपने कई मित्रों की निराशा भी देखी है। पढ़ना बाबू, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षक एक हद तक मदद कर सकता है, कोचिंग उससे भी कम मदद करती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, किताब का कोई विकल्प नहीं है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर आपका, अपने दर्शकों से जोड़ने के लिए, अपने श्रोताओं से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। और दिन गुनी रात चौगुनी आप इस तरह से तरक्की करें, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इसके बाहर की सीमाओं में भी आपका फिर जो है कि आपके काम का जाल फैले और विस्तार हो, इसी शुभकामना। व्यूज न फैले, काम का जाल फैले। बहुत 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 साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।